आज हम पढ़ेंगे एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में। तो एनाफेज और टीलोफेज क्या है? एनाफेज और टीलोफेज माइटोसिस के दो फेजेस हैं। और माइटोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस के प्रोसेस में सेल डिवीजन होती है, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं। और जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी विरासती मादा जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हर डॉटर सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होता है, यानी सेम होता है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें माइटोसिस के प्रोसेस को, तो माइटोसिस का प्रोसेस हमें कुछ इस तरह का नजर आता है, जिसमें के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है माइटोसिस का, उसे कहते हैं प्रोफेज। जो दूसरा फेज होता है उसको कहते हैं मेटाफेज। तीसरा जो होता है वो एनाफेज, और इसके बाद टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाता है। और इंटरफेज कौन सा फेज होता है? जो कि माइटोटिक डिवीजन से पहला फेज होता है, जिसमें कि सेल प्रिपेयर होता है, यानी तैयार होता है डिवीजन के लिए। तो बेसिकली माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम डीएनए के मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो जो डीएनए होता है वो स्प्लिट करता है, यानी अलग होता है दो इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में। अब हम बात करें क्रोमोसोम्स की कि क्रोमोसोम क्या है। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए कहते हैं, जब ये कंडेंस करता है, यानी ये जब कॉइल करता है, तो ये धागानुमा स्ट्रक्चर्स बनाता है। इन धागानुमा स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस के प्रोसेस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं, उनमें से हर जो डॉटर सेल होता है उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, यानी जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर होते हैं। तो इसलिए डॉटर सेल्स एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होते हैं, मिलते जुलते हैं, और पेरेंट सेल से भी मिलते जुलते हैं। माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, यानी इस तरह की जो सेल डिवीजन होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी नशोनुमा में मदद देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें माइटोसिस के प्रोसेस की, तो ये हमारी बॉडी के, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे सेल्स जो गैमीट्स के अलावा, यानी जर्म सेल्स के अलावा बॉडी के तमाम हिस्से बनाएं, उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो इससे पिछली वीडियोस में हमने माइटोसिस के प्रोफेज और मेटाफेज के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेल के अंदर एनाफेज और टीलोफेज का जब स्टेज होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं, यानी अलग होते हैं। अब हम अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करें कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के आर्म्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें क्या नजर आ रहा है? एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है। तो क्रोमोसोम का एक आर्म जो होगा, अगर ये वाला, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये जो दूसरे वाला है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है। तो मेटाफेज, एनाफेज से पहले का जो स्टेज होता है मेटाफेज, उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स, ये जो धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके ऊपर इस तरह अरेंज कर लेते हैं। तो जब एनाफेज का स्टेज होता है तो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी यहां से अलग होते हैं। तो जब ये अलग होते हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब इस तरह होते हैं तो यहाँ पे दो पोल्स होते हैं। तो जो हर क्रोमोसोम होता है वो यहाँ से अलग होता है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स में, यानी एक सेट जो है वो इस पोल की तरफ जाएगा, एक सेट इस पोल की तरफ। लेकिन वो किस स्टेज पे जाएगा? वो जाएगा एनाफेज स्टेज पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ इन स्ट्रक्चर्स को, तो ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगे? पुल होंगे, यानी खिंचे जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट एंड्स, यानी एक दूसरे के जो मुखालिफ सिमत में
जो पोल्स होते हैं उसकी तरफ सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव करेंगे। और ये क्रोमोसोम अटैच कहाँ पे होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। खास किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं, इस तरह के धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके ऊपर। तो ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करते हैं। तो हम एनाफेज स्टेज को एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी जो क्रोमोसोम अलग हुए थे, यहाँ पे जो अलग हुए थे सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो क्या हो रहे हैं? वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से एनाफेज को डिटेल में देखें तो ये क्या हैं? ये दो अपोजिट पोल्स हैं। सेंट्रियोल्स जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो सेल डिवीजन में मदद देती हैं, ये धागों की तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। और ये क्या हैं? ये क्रोमेटिड्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये काइनेटोकोर है। ये वाला जो पॉइंट होता है काइनेटोकोर, खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो क्रोमेटिड्स को स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होने में मदद देती हैं। तो बेसिकली क्रोमेटिड्स का ये वाला पॉइंट होता है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ये वाला जो पॉइंट होता है ये अटैच होता है स्पिंडल फाइबर के साथ। तो काइनेटोकोर जो होती है वो सेंट्रोमियर की इस पोजीशन पे होती है, जो मदद देती है क्रोमेटिड्स को ताकि स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये क्रोमेटिड्स अटैच हो सके। तो ये तो थे चेंजेस, यानी वो सारे इवेंट्स थे जो कि एनाफेज स्टेज पे होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो कि है माइटोसिस का नेक्स्ट या लास्ट फेज, जिसको कहते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज के स्टेज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो अब जो क्रोमेटिड्स थे जो कि एनाफेज स्टेज पे मूव कर रहे थे टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, तो वो क्या हो जाते हैं? वो अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अब टीलोफेज में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करेगी? वो क्लोज करेगी और अलग करेगी सेल को दो पीसेज में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ रही है। और ये अंदर की तरफ क्यों मुड़ रही है? क्योंकि इसने क्या करना है? यहाँ से क्लोज करना है इस वाले हिस्से को, और यहाँ से क्लोज करना है इस वाले हिस्से को। ऐसे करना है ताकि सेल जो है वो दो पार्ट्स में यानी डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाए। इसके अलावा क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे जो कि हमें एनाफेज और मेटाफेज स्टेज पे बहुत क्लियर नजर आ रहे थे, यहाँ पे धागा धागा नुमा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये क्रोमेटिड्स अटैच थे, तो अब क्या होगा? टीलोफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स की ब्रेकेज हो जाएगी, यानी वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो टूट फूट कर शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जो बेसिक मकसद था स्पिंडल फाइबर्स का वो पूरा हो गया है, जो कि सेल डिवीजन में क्या था कि इन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ लेके आना था। अब क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं, तो अब टीलोफेज स्टेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई रीफॉर्म होंगे, यानी दोबारा बनेंगे। तो सबसे पहला स्टेज जो था माइटोसिस का, जिसे प्रोफेज कहते हैं, तो उस स्टेज में क्या था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के बाहर की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, वो ब्रेक डाउन होती है। लेकिन टीलोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा बनेगी और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी दोबारा बनना शुरू कर जाएगा। इसके अलावा क्या होगा टीलोफेज स्टेज में कि जो साइटोप्लाज्म होता है मदर सेल का, वो डिवाइड करेगा, वो तकसीम करेगा दो डॉटर सेल्स में। साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट होता है सेल का? जो फ्लूइड पार्ट होता है, जिसके अंदर बाकी के ऑर्गेनेलीज जिसमें कि न्यूक्लियस भी शामिल है वो भी एम्बेडेड होते हैं, यानी वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है, मदर सेल कौन सा होता है? पेरेंट सेल, यानी जो सिंगल सेल था जो कि माइटोसिस के स्टार्ट में हमने देखा था, जो सिंगल सेल होता है जिससे बाद में ये दो डॉटर सेल्स बनने होते हैं। तो उसका जो साइटोप्लाज्म है मदर सेल का, वो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा दो इक्वल हिस्सों में। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे और हर डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा। किसके बराबर होगा? मदर सेल के बराबर होगा। तो हम एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि डॉटर सेल्स जो बने हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होता है। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे टीलोफेज के बाद क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है मदर सेल का या पेरेंट सेल का, वो
डिवाइड करता है और सेल मेम्ब्रेन में जैसे कि हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है। तो जब ये पूरी अंदर की तरफ मूव कर जाएगी तो साइटोप्लाज्म बराबर बराबर दोनों डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो माइटोसिस का रिजल्ट क्या है, माइटोसिस का रिजल्ट है दो डॉटर सेल्स। तो ये जो हमें धागों धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, तो डॉटर सेल्स के अंदर उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने के मदर सेल के अंदर थे। तो साइटोप्लाज्म की इस डिवीजन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म की इस डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में तो उसे क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से माइटोसिस का प्रोसेस एंड होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेम होता है, एक दूसरे से भी सेम होता है और मदर सेल से भी आइडेंटिकल होता है यानी सेम होता है। तो आज हमने पढ़ा एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में।